अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। उसके बाद आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ कि आज जो हमारे न्यू स्टूडेंट हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बांग्लादेश से है, जो कि कभी हमारा हिस्सा होते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमसे सेपरेट हुए। लेकिन आज फिर वो हमारे साथ फेसबुक पे हमारे साथ हैं। वो हमारी ये जो ब्रॉडकास्ट है इसको सुन रहे हैं और अभी जल्दी जल्दी आप लोग सारे लाइव हो जाएं, और ताकि मैं आज आप लोगों को एक मेडिकल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिलीवर कर सकूं, समझा सकूं, बता सकूं। आप लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाएं। अभी स्टूडेंट थोड़े स्टूडेंट लाइव हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि इस वक्त कहा जाता है कि आप सब लोगों को कि आप लोग लाइव हो जाएं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि 1 घंटा अपनी स्टडी के लिए निकाल लें। आप लोगों को पता है कि ये जो कोई इशू तो नहीं आ रहा ब्रॉडकास्ट में, आई थिंक कोई इशू नहीं आ रहा। तो 1 घंटा बल्कि अब 40 मिनट में मैं लेक्चर ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आप अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, घर बैठे हैं, आप लोग ड्रामास देखें, सीज़न देखें, सब कुछ देखें, रमज़ान शरीफ में रोज़े रखें, तरावी पढ़े, जो करना है करें, लेकिन 1 घंटा अपनी स्टडी के लिए भी निकाल लें। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है वो इसको जो है अटेंड करेंगे, क्योंकि अभी सेशन ये फ्री चल रहा है, तो ये नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रोबेबली पेड हो जाएगा। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट हम ख़त्म करने वाले हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हमें, उनको चाहिए कि जो हमारे टॉपिक जो है पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वो ग्रुप में सारे के सारे पढ़े हैं, वहाँ से सुने, ताकि जब मैं एग्ज़ाम लूँगा वो इस चीज़ को उस वक्त उनको कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक जो बांग्लादेश से फ्रेंड है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उर्दू समझते होंगे, और कुछ इंडिया से भी हैं, वो भी हमारी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, वो भी समझ रहे होंगे। तो हमारा जो मीडियम है वो उर्दू ही रहेगा। तो आज जो है वो हम बहुत ज़्यादा, जिसकी ऐसे फियर होता है, ऐसा टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसमें अगर किसी बंदे को खुदा ना खास्ता आप डायग्नोज कर देते हैं, उसकी उसी वक्त ही जान निकल जाती है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है आज जो पढ़ने लगे हैं? उसमें भी कफ होता है, उस कफ ज़्यादा होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, उसमें भी पेशेंट को हेमोप्टाइसिस होती है, उसमें पेशेंट को वेट लॉस होता है, जिस तरह की आपने सारी डिजीज़ में पढ़ी है। तो कोई डिफरेंट फीचर इसके जो होंगे, जो जिसकी वजह से हम डायग्नोज करेंगे, आज हम वो स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले सीए लंग, कार्सिनोमा ऑफ लंग। अब इसकी जो है वो इटियोलॉजी क्या होती है? आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि इटियोलॉजी जो है वो क्या होती है। आमतौर पे कहा जाता है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकर जो होते हैं वो जो 90% कैंसर के पेशेंट आते हैं लंग कैंसर के, वो एट्रीब्यूट करते हैं स्मोकर के साथ। यानी कि जो लंग कैंसर के साथ पेशेंट आ रहे हैं, अगर उनमें से 90% देखा जाए तो वो स्मोकिंग करते थे, जस्ट 10% ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। इसलिए स्मोकिंग का रिस्क, जो स्मोकिंग करता है उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। पैसे स्मोकर का क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी एट रिस्क होता है, उसको भी सीए लंग हो सकता है। इसका हम कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग का, वो बाय फैक्टर ऑफ 10 है, यानी कि बाय फैक्टर ऑफ 10 है। इसी तरह एस्बेस्टोसिस का भी जो रिस्क फैक्टर है बाय फैक्टर ऑफ 5 है, ठीक है। लेकिन इनका सिनर्जेटिक इफेक्ट भी होता है, दोनों का
सिनर्जेटिक इफेक्ट। सिनर्जेटिक मतलब कंबाइन, अगर ये एक बंदा के एस्बेस्टोस की उसको भी एक्सपोजर है और स्मोकर भी है तो उसको रिस्क फैक्टर सिनर्जेटिक हो जाता है तो ये 50% हो जाएगा अगर दोनों की तरफ एक्सपायर है। इस एस्बेस्टोस के अलावा निकल है, निकल से भी होता है, और आर्सेनिक है, रेडॉन है, इनसे बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, अगर कोई पर्सन कमेंट करेगा तो वो उसकी वजह से मैं उसको जो है वो रिप्लाई करूँगा यहाँ फ़ौरन ही, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडेंट ने अभी, अच्छा जी। उसके बाद ये कुछ मैंने आर्सेनिक बताया, निकल बताया, रेडॉन बताया, एस्बेस्टोस बताया, अ लॉट ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक फैक्टर जो है वो पेशेंट को, जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज हैं उसमें ये सीए लंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, आप लोग को पहले ही पता था कि इसका सीए लंग का जो स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। ठीक है, अब जो है वो हम एक चीज़ और पढ़ रहे हैं, वो है क्लिनिकल फीचर ऑफ सीए लंग, के सीए लंग है उसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। और उससे पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अगर हम करें सीए लंग की तो टोटल जो है वो 4 to 5 क्लासेस हैं। सबसे जो टॉप पे है वो एडिनो कार्सिनोमा है। कहीं कहीं आप लोगों को स्क्वेमस भी मिलेगा, लेकिन एडिनो जो है वो टॉप मोस्ट 35% रहता है जो डायग्नोज होता है। दूसरे नंबर पे स्क्वेमस सेल है जो कि 30% होता है। इसी तरह स्मॉल सेल है और नॉन स्मॉल सेल, लार्ज सेल, उनकी भी आप लोगों को मैं परसेंटेज बताता हूँ। स्मॉल की जो है वो 10% से ज़्यादा है, 15% है, और लार्ज सेल सीए जो है, स्मॉल सेल को ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, ओट, अच्छा 10% है। तो ये आप लोगों को कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि मोस्ट प्रेवलेंट या मोस्ट कॉमन या जो सबसे ज़्यादा लंग कैंसर है वो कौन सा है, एडिनो कार्सिनोमा। और स्मोकिंग जो है वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती है स्क्वेमस सेल के साथ। इसके अलावा ये मेजर है, जो माइनर भी होते हैं, ब्रोको एल्व्यूलर हैं, और इसी तरह कार्सिनैड है जैसे ब्रोकियल एडिनोमा, तो उस तरह के भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कार्सिनोमाज होते हैं। लेकिन हम मेजर क्लासिफिकेशन में एडिनो कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। चलिए अब चलते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर की तरफ। क्लिनिकल फीचर हम जब डिस्कस करते हैं, क्लिनिकल फीचर सबसे पहले वही है हीमोप्टेसिस। क्या? हीमोप्टेसिस। उससे पहले भी एक और कफ। कफ इनिशियली ये देखें, अब पेशेंट का जो कार्सिनोमा है वो कहाँ होता है, ब्रोकस है, जो ब्रंक्यूल्स हैं उनकी एपिथेलियम में होता है। ये नहीं है कि पैरेन्काइमा में बैर, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरिफेरल भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल होता है। और जो ब्रोकस के अंदर पड़ा होगा या क्रेना के नीचे इस तरह की जहाँ ब्रोकाइट डिवाइड हो रही है, वहाँ ये इसको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। क्यों? यहाँ सिम्टम्स भी जल्दी आ जाती हैं पेशेंट की, क्योंकि वो ऊपर पड़ा होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को एयरवे रिस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को कफ हो जाती है। और कफ जो है वो पेशेंट की करैक्टर चेंज होता रहता है उसकी वजह से, क्योंकि लेरेंजियल इश्यूज इसमें भी एक्सटेंशन हो जाती है। कफ इनिशियली ड्राई होती है लेकिन पर्मनेंट हो सकती है, क्योंकि अब ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ नमूनिया भी हो सकता है। अगर नमूनिया है तो ये कफ प्रोडक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज सीए लंग के पेशेंट में कफ जो है वो
ड्राई होती है। उसके बाद हिमोप्टेसिस। हिमोप्टेसिस ये है कि पेशेंट को जब ब्रोंकस में कार्सिनोमा होता है उसके साथ साथ जब वो स्प्रेड करता है तो आर्टरीज को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये देखें कि जब ऐसे एक ब्रोंकस है ऊपर से डिवाइड होके ऐसे आ रही है, तो यहाँ जो है अगर सपोज पड़ा है तो वो क्या करेगा, इसकी वॉल के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं उनको भी इनरोड करेगा, उसको भी रोड करेगा, उसके भी अंदर स्प्रेड करेगा। तो उससे क्या होगी, यहाँ ब्लड आएगा और ब्लड जो है ऊपर जब रिफ्लेक्स हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हिमोप्टेसिस। तो इस तरह के पेशेंट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हिमोप्टेसिस के साथ, या फिर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है तो उसके साथ भी आ सकते हैं। देखें ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन वाला किस तरह आएगा, वो पेशेंट को कोलैप्स हो जाता है। अगर यहाँ ब्रोंकियल, खुदा ना खाता ये पूरा लंग था, ये भी लंग था, अगर यहाँ पूरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ब्रोंकियल, तो ये लंग क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा। जब इसके ईयर अंदर जाएगी नहीं और ये बड़ा हो जाएगा तो इस तरफ जो है डलनेस हो जाएगी और ईयर एंट्री भी कम हो जाएगी और पेशेंट के यहाँ और मीडियास्टिनम शिफ्ट होगी इस तरफ, ठीक है, मीडियास्टिनल शिफ्टिंग भी हो जाएगी पेशेंट की जहाँ कोलैप्स होगा, ठीक है। तो ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कोलैप्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। और या फिर पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। अब मुझे बताएं कि ब्रेथलेसनेस क्यों होगी, क्योंकि या तो ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो एयर एंट्री ही नहीं हो रही तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। दूसरा पेशेंट को जो है इसको लेरेंजियल नर्व के अलावा एक फ्रेनिक नर्व होती है जो कि डायाफ्राम को सप्लाई कर रही होती है, तो ये इसको भी इनरोड कर दे तो यहाँ अगर ये इंट्रैप्ड हो जाए नर्व तो ये डायाफ्राम क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। तो ये पूरा लंग एक्सपैंड नहीं हो सकता, डायाफ्राम एलिवेशन हो जाती है, तो इसलिए भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। नंबर 1 मैंने बताया कि अगर इसके ब्रोंकस के अंदर होगी ऑब्स्ट्रक्शन तो उसके बाद क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, इससे भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। या फिर या तो इंटरनल है या बाहर पड़े होते हैं लिम्फ नोड, वो कंप्रेस कर दे तो शॉर्टनेस। ट्रैकिया को कंप्रेस, पैराट्रैकियल लिम्फ नोड पड़े होते हैं, अगर वो भी ट्रैकिया को कंप्रेस कर दे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इसी तरह या फिर ये है कि फ्रेनिक नर्व पॉल्सी हो जाए तो डायाफ्राम जो कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में काम कर रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 3। नंबर 4 जो मेन, कभी कभी इसमें प्लूरल एफिजन भी हो जाते, मोस्ट ऑफ द टाइम सीए लंग के पेशेंट में मैसिव प्लूरल एफिजन हो जाती है। अगर एक साइड पे मैसिव प्लूरल एफिजन हो जाए, एफिजन कहते हैं वाटर आ जाए प्लूरल में, तो वो उससे भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है पेशेंट को। तो ये सारे फीचर हैं कफ, हिमोप्टेसिस एंड ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब नेक्स्ट एक फीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, कोई कमेंट तो नहीं कर रहा इस वक्त, जो है काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन तो हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या इशू है। फिर पेशेंट को पेन के साथ आ सकता है, कोई इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेन पेशेंट को क्यों होगा, क्योंकि ये इंटरकोस्टल रिब्स के अंदर भी, लंग्स के अंदर भी ट्यूमर एक्सटेंड कर जाता है, तो नर्व कंप्रेशन होगी तो उससे क्या होगा, या प्लूरल एफिजन हो उससे भी पेन होगा। क्या होगा, नर्व कंप्रेशन से पेन होगा। अच्छा जी, पेन एंड नर्व कंप्रेशन एक ये भी होता है। नर्व कंप्रेशन से क्या क्या फीचर आएंगे, न्यूरोलॉजिकल फीचर। अगर सपोज एपेक्स में पड़ा है, सीए लंग एपेक्स में पड़ा है ऊपर, तो वो क्या करता है, जो इधर से सर्वाइकल चेन जा रही है, जो सिटिलेट्स गैंग्लिया पड़े होते हैं
उसको चेन को कंप्रेस कर दे तो हार्नर सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम होता है? हार्नर सिंड्रोम। हार्नर सिंड्रोम, हार्नर सिंड्रोम में क्या क्या फीचर होते हैं जो कि आप लोगों ने पेशेंट में देखने हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्लिनिकल फीचर होते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पार्शियल टोसिस होती है। टोसिस इप्सिलेटरल होती है, जिस साइड पे वो कंप्रेस करेगा उस साइड की टोसिस होगी। टोसिस मीन ड्रूपिंग ऑफ आईलेट। आईलेट जो है वो ऊपर से ड्रूप हो जाता है, बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं टोसिस। और टोसिस क्योंकि ये जो सर्वाइकल चेन जा रही थी, ये एक्स्ट्रा उसको मसल्स को सप्लाई कर रही थी, तो ये जब उसके जो सिस्टम चला जाएगा तो ड्रूपिंग ऑफ आईलेट हो जाएगी। लेकिन यूनिलैटरल होगी और इप्सिलेटरल होगी, उसी साइड की ड्रूपिंग ऑफ आईलेट, इसको बोलते हैं टोसिस। इप्सिलेटरल टोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, इसको कहते हैं मियोसिस, और वो उसी साइड की मियोसिस होगी। और होगी थर्ड नंबर पे एनहेड्रोसिस या हेपोहेड्रोसिस। हेपोहेड्रोसिस यानी कि इस